हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं और इसके अंदर हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट 1 का पार्ट 2 है ये, और इसके अंदर जो है हम क्लाउड कंप्यूटिंग की इंट्रोडक्शन नाम की जो यूनिट है उसको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका पैरेलल कंप्यूटिंग, कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके अंदर क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये वाली चीज़ें देखने वाले हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस, कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये भी देखने वाले हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके अलावा जो भी हमारे बीच जो भी इंपॉर्टेंट आता रहेगा उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग से। तो पैरेलल कंप्यूटिंग एक्चुअली में होती क्या है, जैसे कि हम इसके नाम से समझ पा रहे हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल मतलब कि एक दूसरे से वो कभी नहीं मिलती। वैसे ही ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। इसके अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, कंप्यूटिंग की। तो कंप्यूटिंग में हम ज़्यादातर किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटेशन टाइप, मतलब कि इट इज़ अ कंप्यूटेशन टाइप इन विच मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब कि मान के चलिए प्रोसेसर 8 कोर के प्रोसेसर आते हैं, 4 कोर के प्रोसेसर्स आते हैं, डेका कोर भी आने लगा है अब तो अब क्या होता है कि हर कोर जो होता है वो हर प्रोसेसर का जो काम होता है वो होता है मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन करवाना, ठीक है। इसे हम मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं। तो एक ही टाइम पर मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं या फिर मल्टीपल टास्क को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे बोला जाता है पैरेलल कंप्यूटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इंस्ट्रक्शंस एंड आर सॉल्व्ड कॉन्करेंटली। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड आर सॉल्व्ड कॉन्करेंटली, मतलब कि लगातार, मतलब जैसे साइमल्टेनियसली जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स कोड्स efficiently as it saves time and allow the execution of application in short time। इसका मतलब ये है, ये एग्जीक्यूट करने में ये एक तो एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। एफिशिएंटली कैसे, जब हमें दो प्रोसेसेस करने हैं साइमल्टेनियसली और दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पहले ये भी रन हो रहा है और ये भी रन हो रहा है। मान के चलिए एडिशन भी हो रहा है, हैंड टू हैंड सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों चीज़ों से अगर साइमल्टेनियसली होंगी तो हमारा टाइम भी बचेगा, राइट। तो इसलिए जो ये वाली चीज़, ये पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, इसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो बचता है, क्योंकि एफिशिएंटली वाला काम करती है। फिर आता है अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इन शॉर्ट टाइम, और जो एग्जीक्यूशन होता है एप्लीकेशन का उसे शॉर्ट टाइम में करने में हेल्प करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके अंदर हमारी एडवांटेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहले आता है सेव टाइम एंड मनी। सेव टाइम, ये तो हमें समझ में आ गया कि सेव टाइम क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क पे काम करता है, ठीक है। लेकिन मनी कैसे काम वो कर रहा है, तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस पे काम करते हैं कि आप जितना यूज़ कर रहे हो आप उतना ही पे करोगे, है ना। तो अब अगर हमारे मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे रन होंगे तो जल्दी ही हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा हो जाएगा, और जितनी जल्दी हमारा एग्जीक्यूशन पूरा होगा उतने ही कम हमारे पैसे लगेंगे, क्योंकि उतने ही कम हम उस कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, है ना। तो इसलिए सेव टाइम्स एंड मनी। फिर आता है आपका कैन बी इम्प्रैक्टिकल टू सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम्स ऑन सीरियल कंप्यूटिंग। जो हमारी सीरियल कंप्यूटिंग होती है उसके ऊपर हम जो होती है वो लार्जर प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा होगा कि हमारा अगर सीरियल है तो मतलब कि इधर से डायरेक्ट, मतलब ऐसे सीधा चलता रहेगा, राइट। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है, इस टाइप की चीज़ होती है। तो मतलब सीरीज़ के अंदर पहले आपका एक प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो मतलब सीरियल वाइज चलेगा। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप बनाते हो उतने इंस्ट्रक्शंस आपके जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली रन होते हैं। फिर आता है आपका टेक एडवांटेजेस ऑफ नॉन लोकल रिसोर्सेज व्हेन द लोकल रिसोर्सेज आर फाइल। इसका मतलब यह है कि जो हमारी नॉन लोकल रिसोर्सेज होती हैं, नॉन लोकल रिसोर्सेज मतलब कि अगर आपके डिवाइस में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो ये क्या करेगा, वो
क्या करेगा कि वो उन चीज़ों का एडवांटेज ले सकता है या फिर उनको भी यूज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। ओके, क्योंकि वो चीज़ें क्लाउड पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी, तो नॉन लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको भी ये यूज़ कर सकता है। फिर आता है बेटर वर्क ऑफ हार्डवेयर। जो हार्डवेयर होता है उसका ये बेटर यूज़ करता है, क्योंकि अगर हमारा रैम है, ठीक है, हम लेट करते हैं कि हमने एक RDP लिया है, रैम लिया है या फिर क्लाउड लिया है, रैम उसकी है 100 GB है, एंड वी आर यूजिंग सीरियल कंप्यूटिंग। तो सीरियल कंप्यूटिंग में क्या होगा, वो पूरी की पूरी 100 GB रैम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को दे देगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, वो डिवाइड कर देगा कि 25 GB इस टास्क हो जाएगी, 25 GB इस टास्क हो जाएगी, तो साइमल्टेनियस हमारे 4 टास्क जो है वो रन होंगे। तो हार्डवेयर का जो ये बेटर यूज़ करता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग पे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो ये इसका कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट का डायग्राम है ये। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपकी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम जो होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। फिर उसके बाद वो जाएगी पैरेलल एल्गो एंड DS में, जहाँ पे पैरेलल एल्गोरिथम और जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी एनालिसिस, कि ये किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, और प्रोग्रामिंग किस में होगी, हाई लेवल लैंग्वेज में होगी। उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग होगी, कंपाइल होगा, लोड होगा, और उसके बाद ये वाली चीज़ किस में जाएगी, हार्डवेयर, पहले जाएगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, फिर जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर जाएगी हार्डवेयर आर्किटेक्चर में। फिर यहाँ से रिटर्न होने के बाद जाएगी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे, ठीक है। तो इस तरीके का जो होता है वो हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग का ये एक कंपोनेंट का चार्ट है, जिसे आप आराम से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बनाने के लिए आ भी सकता है। फिर हम जंप करते हैं आगे की तरफ। तो आगे आता है हमारा कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। अब हम इन चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक कंपोनेंट का काम क्या है। तो जैसे है हमारा पहले कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। तो अगर हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे इसमें भी 2 आते हैं। सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और दूसरा आता है लॉजिकल कंप्यूटिंग। अगर हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की बात करें तो इसके अंदर हमारी जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, रियल नंबर हो गया, इस टाइप की जो नंबर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उस टाइप की कंप्यूटिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में। फिर आती है हमारी लॉजिकल कंप्यूटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि AI डिमांड करती है कुछ लॉजिकल इंटरफेसेस की या फिर सिंबॉलिक मैनिपुलेशंस की एंड लार्जर स्पेस सर्चेस। मतलब कि जैसे मान के चलिए एंड का सिंबल है, ठीक है, हमें एंड का सिंबल पता है कि हमने इस तरीके से एंड का जो सिंबल है वो लगा दिया, ठीक है। अब ये जो लॉजिकल सिंबल है इसको समझेगा कौन, इसको समझेगा हमारा लोकल कंप्यूटिंग, ओके। तो ये जो AI है वो कुछ जो लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता है, और साथ ही साथ सिंबॉलिक मैनिपुलेशंस जो होती हैं उनको भी यूज़ करता है, और साथ ही साथ ये लार्जर स्पेस यूज़ करता है फॉर डूइंग दैट सर्चेस, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है पैरेलल एल्गो एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर क्या है कि स्पेशल एल्गो एंड DS आर नीड टू स्पेसिफाई द कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशंस प्रेजेंट इन कंप्यूटेशन प्रॉब्लम डिपेंडेंसी एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो स्पेशल एल्गोरिथम्स होती हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं वो नीडेड होती हैं जिससे हम कंप्यूटेशंस और कम्युनिकेशंस को प्रेजेंट कर सके कंप्यूटेशन प्रॉब्लम के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम इसको ना एक तरीके से रिवर्स की तरह समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को बताता है कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में जाएगा या फिर लॉजिकल कंप्यूटिंग में जाएगा, और उस हिसाब से वो कंप्यूट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका मोस्ट न्यूमेरिकल एल्गोज आर डिटर्मिनिस्टिक यूजिंग रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर्स। जो हमारी ज़्यादातर न्यूमेरिकल एल्गोज होती हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होती है, क्योंकि उसके अंदर जो रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर्स है उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पैरेलल एल्गोरिथम डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटरडिसिप्लिनरी इंटरैक्शंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो पैरेलल एल्गोरिथम होती है, पैरेलल एल्गोरिथम की अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी इंटरैक्शंस चाहिए होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि साइकिल जो होनी चाहिए ना वो अनब्रेकेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जैसे मान के चलिए कि एक इवेंट होने वाला है आपके कॉलेज में, तो क्या होगा, जो आपके डायरेक्टर हैं वो जो प्रोजेक्ट मतलब या फिर जो भी इवेंट की डिटेल्स है वो देंगे आपके डीन को, डीन देगा फैकल्टी को, फैकल्टी जो देगी वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स को देगी, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स अपनी क्लास में देंगे। फिर ऐसे ही रिवर्स होगा, जो इंटरेस्टेड होगा, जो स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को देगा डिटेल्स, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर फैकल्टी को देगा, फैकल्टी डीन को देगा, और डीन जो है वो डायरेक्टर को देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी जो ये पैरेलल इंटरडिसिप्लिनरी जो इंटरेक्शंस हैं वो होने चाहिए अगर आपको पैरेलल कंप्यूटिंग को अचीव करना है तो, ठीक है। फिर आता है हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है, जैसे हमारा प्रोसेसर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोसेसर है क्योंकि इसके अंदर सारी कंप्यूटेशन होनी है। फिर आती है मेमोरी, जहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टोर होंगी या फिर रन होंगी, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस।
फिर उसके बाद आता है प्रोसेसर कनेक्टिविटी, जैसे कि नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारी जो चीज़ें हैं वो नॉन लोकल होने वाली है, ठीक है, नॉन लोकल रिसोर्सेज होने वाली हैं। तो अब अगर नॉन लोकल रिसोर्सेज हमें नीडेड हैं तो हम कहाँ से वो एक्सेस करेंगे, नेटवर्क से तो एक्सेस कर पाएंगे। फिर आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, मेमोरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं करनी है, किसको कितना स्पेस देना है, किसको कितना स्पेस नहीं देना है। इन्फ्लुएंस द सिस्टम आर्किटेक्चर। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है उसको मैनेज करता है। मैपिंग टू मैच एल्गो स्ट्रक्चर्स विद हार्डवेयर आर्किटेक्चर, और ये मैप करता है कि जो हमारी एल्गो स्ट्रक्चर है वो मैच करे किसके साथ, हार्डवेयर आर्किटेक्चर के साथ, या फिर वाइस वर्सा कि हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो है वो एल्गोरिथम स्ट्रक्चर के साथ मैच करे। प्रोसेसर स्केड्यूलिंग, जो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर हमें स्केड्यूलिंग तो करनी ही पड़ती है कि अगर मान के चलिए 8 टास्क हैं लेकिन एक टाइम पे 4 ही टास्क रन कर सकते हैं पैरेलली, तो उनका भी तो एक मैनेजमेंट या फिर उनकी भी तो एक स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी ना, कि वन प्रोसेसर के अंदर टास्क नंबर 5 जाएगा या प्रोसेसर नंबर 5 के अंदर टास्क नंबर 2 जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। मेमोरी मैपिंग कि कौन सी मेमोरी कहाँ पे यूज़ हो रही है और कितनी यूज़ हो रही है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। जो इंटर प्रोसेसर है, मतलब अगर 8 कोर हैं तो 8 के 8 कोर के बीच में एक क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि उनके बीच में एक क्या बने, रिदम बने, या फिर क्या कह सकते हैं, इंटरेक्शन बने, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी पैरेलल कंप्यूटिंग की वो कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे एक प्रोसेसर के अंदर या फिर एक कोर के अंदर कोई वो आता है, फॉल्ट आता है, तो उसको हम इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं और उस टास्क को हम किसी और प्रोसेसर को अलाउ कर सकते हैं। ईच नोड प्ले पार्शियल रोल। पार्शियल रोल का इसका मतलब क्या होता है कि एक तो ये डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, क्योंकि हर एक जो प्रोसेसर होता है उसके पास एक इंडिविजुअल टास्क होता है, साथ ही साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक टास्क को इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड किया होता है और हर एक इंस्ट्रक्शंस को वापस से मर्ज करने पे हमारा वो टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर कोई टास्क रह जाता है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, तो इसलिए हर एक नोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है रिसोर्स शेयरिंग। जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग चलता रहता है कि हार्डवेयर के अंदर अगर 10 GB मेमोरी है तो 5 इसको दे दीजिए, 5 मुझे दे दीजिए, तो 2 टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली शेयर हो गए, है ना, एक ही मेमोरी या फिर एक ही हार्डवेयर के अंदर। फिर आता है लोड शेयरिंग, कि जो हमारा लोड है, कि अगर मान के चलिए कि एक प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वो अपना टास्क क्या होगा, वो जिस पे कम लोड पड़ रहा है उसके ऊपर शेयर कर देगा, तो वो टास्क भी आधा आधा शेयर हो गया। फिर आता है ईजी टू एक्सपैंड। हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस जो होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद आती है जी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग के बीच में एक आता है डिफरेंस। तो आप वो डिफरेंस प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर आप इन सब चीज़ों के ऊपर भी अपने आप से डिफरेंसेस को बता सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक ऐप साइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशंस बताइए या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आपको उसका लिंक जो है वो आई बटन में ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का क्विक रिवीजन भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है प्लीज़ उसे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, इट इज़ अ मॉडल इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आर शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग है, यहाँ पे हुआ था कि हम प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन, मतलब एक टास्क था उसको एक तो इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर रहे थे, टास्क को इंस्ट्रक्शंस में, प्लस प्रोसेसर्स को हम मल्टीपल रन कर रहे थे, राइट। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग है उसके अंदर एक तो हम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन करते हैं प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर, ठीक है। और जो हमारा प्रॉब्लम है या फिर जो अभी हमारा टास्क है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, इंस्ट्रक्शंस में, और हम उसको सॉल्व करते हैं कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ। तो यहीं पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज़ करके शेयर करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में,
इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ नहीं करते, मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर का अलग मेमोरी होगा, अलग हार्डवेयर होगा, अलग प्रोसेसर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी। जो हर एक प्रोसेसर होता है उसके पास एक प्राइवेट मेमोरी होती है, लेकिन जबकि पैरेलल जो होती है उसके अंदर एक शेयर्ड मेमोरी होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज्ड बाय पासिंग मैसेजेस बिटवीन प्रोसेसर, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पास की जाती है बाय बिटवीन द प्रोसेसर, ठीक है। अलाउ रिसोर्सेज शेयरिंग, जो रिसोर्स शेयरिंग होती है उसको अलाउ करता है ये। इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर बाय सिस्टम्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जो हमारे सॉफ्टवेयर है और जो कि सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनके बीच में जो नेटवर्क है वो भी अलाउ कर सकता है ये। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर क्या होता है, कई सारे सर्वर्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सर्वर्स भी कंप्यूटर्स ही होते हैं जिनकी जो मेमोरी होती है वो प्राइवेट होती है, जिनका प्रोसेसर जो होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। www वर्ल्ड वाइड वेब, फिर आता है ईमेल, और एक आता है इंटरनेट्स, ओके। तो ये थे कुछ एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के। फिर हम आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। डेटा सेंटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफाई डेटा एज फंडामेंटल एलिमेंट। इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है उसको फंडामेंटल एलिमेंट की तरह ये आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम का। एंड एक्सेस टू शेयर्ड डेटा इज़ कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी मेन लाइन देख लेते हैं, एक्सेस टू शेयर्ड डेटा इन कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। कि ये जो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर होती है ना, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है जो शेयर्ड डेटा होता है ना उसका एक्सेस देना या फिर लेना, या फिर कौन कौन एक्सेस कर सकता है कौन कौन एक्सेस नहीं कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये किसका काम होता है, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर का। अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये क्या करता है, इंटीग्रिटी इज़ ओवरऑल गोल फॉर सच सिस्टम्स। इसका काम क्या होता है, इंटीग्रिटी बनाना। इंटीग्रिटी इज़ ओवरऑल गोल फॉर सच सिस्टम्स, कि जो हमारे प्रोसेसर्स है या फिर जो भी हमारी स्टोरेज है उसके बीच में क्या हो, हमारा ओवरऑल एक इंटीग्रिटी बनी रहे, जो डेटा शेयरिंग है वो लगातार चलती रहे, ठीक है। फिर आता है करेक्टराइज्ड बाय टू मेन कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है द सेंट्रल डेटा विच रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि करंट स्टेट जो है सिस्टम की वो क्या है। और दूसरा जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स विच ऑपरेट्स ऑन सेंट्रल डेटा, कि जो हमारी कलेक्शन होती है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की वो ऑपरेट किससे की जाती है, सेंट्रल डेटा से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा देखते हैं। जो सेंट्रल डेटा होता है उसका काम होता है कि करंट स्टेट को बताना सिस्टम की, ठीक है। एक होता है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ये सेकंड है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। इसका काम क्या होता है कि ये ऑपरेट करता है सेंट्रल डेटा को, ठीक है। मतलब कि अब मान के चलिए कि ये जो सेंट्रल डेटा है ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसने डेटा को शेयर किया, ठीक है। अब डेटा शेयर करने के बाद अब क्या है कि एक तो ये डेटा सेंटर है, लेकिन अगर ये डेटा सेंटर है तो इसको भी तो कुछ मैनेज करने के लिए चाहिए जो इसको ऑपरेट करे। तो इसको ऑपरेट कौन करता है, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। वो जो डेटा आएगा वो इसके पास जाएगा या फिर ये ऑपरेट करेगा और उसके बाद ये सेंट्रल डेटा में भेज देगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो सेंट्रल डेटा क्या बताता है आपको, करंट स्टेट बताता है, और इस चीज़ को जो ऑपरेट करता है वो कौन है, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। द वे इन विच इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी हेट्रोजीनियस। जो हमारे जिस तरीके से जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर से, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं तो वो है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। ये सेकंड नंबर की जो है हमारी क्या है, आर्किटेक्चर का पार्ट है सेकंड नंबर का, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा दैट कंट्रोल कंप्यूटेशन। ये क्या करता है, जो हमारे पास जो अवेलेबल डेटा होता है उसका जो कंप्यूटेशन होता है उसको ये हैंडल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है।
कोर फीचर इज़ टू एक्सेस द डेटा। इसका जो कोर फीचर होता है वो क्या होता है, एक्सेस द डेटा। द डिज़ाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डरली मोशन ऑफ डेटा फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट। और इसका जो डिज़ाइन है वो डिटरमाइन हो सकता है ऑर्डरली मोशन में। ऑर्डरली मतलब कि सीक्वेंस वाइज, या फिर अगर हम सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहे तो प्रायोरिटी वाइज, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर से चलेगा जो भी चीज़ चलेगा, फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो भी चीज़ें जाएंगी वो एक ऑर्डरली मैनर में जाएंगी, एक सेट मैनर में जाएंगी, विच इज़ द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। और ये जो फॉर्म होती है ये कम्युनिकेशन हो सकती है इन दोनों के बीच में, मतलब दो कंपोनेंट्स के बीच की जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके भी यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो है वो चलती हैं, मतलब इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर आर ऑप्टिमल व्हेन द सिस्टम टू बी डिजाइन एम्बडीज अ मल्टी स्टेज प्रोसेस विच कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड इनटू अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स दैट नीड टू बी ऑर्केस्ट्रेटेड टुगेदर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे डेटा फ्लो आर्किटेक्चर होते हैं वो ऑप्टिमल, मतलब बेस्ट यूज़ उनका जब हो सकता है जब सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है मल्टी स्टेज प्रोसेस के लिए। मल्टी स्टेज मतलब कई सारी स्टेजेस के लिए, कि एक स्टेज में ये होना है, फर्स्ट स्टेज में ये होना है, सेकंड स्टेज में होना है, थर्ड स्टेज में ये होना है। तो उस टाइम पर हमारा डेटा फ्लो आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से काम आता है और बहुत इंप्रूव्ड वे में यूज़ किया जा सकता है, विच कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड इनटू अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स। और जिसके अंदर कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स होता है दैट नीड टू बी ऑर्केस्ट्रेटेड टुगेदर, जिसके अंदर की इंटीग्रेशन कह सकते हैं हम, कि जिसके अंदर इंटीग्रेशन होना एक साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर का जो आर्किटेक्चर आता है वो है हमारा वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एनवायरमेंटल दैट सिमुलेट्स फीचर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द हार्डवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है, ये जो वो करेक्टरिस्टिक्स होती है जो प्रेजेंट होती हैं एब्स्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है लेकिन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। वो हम ये कह सकते हैं जैसे कि हम यूनिकॉर्न है, ओके, सो लेट्स से यूनिकॉर्न एक जानवर है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्टोरीज़ में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, अगर आपने कोडिंग करी है जावा में, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जानते होंगे ज़रूर। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये वहीं से आया है कि जो एग्जीक्यूशन है, लेकिन मतलब जो एग्जीक्यूट तो होना है एनवायरनमेंट में लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, उसको ये फीचर जो है वो देता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलता है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है, एक्चुअली में वर्चुअल मशीन क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंस्टॉल कर सकते हो। मैं तो VMware का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो VMware एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो काली लिनक्स हो, चाहे वो लिनक्स हो, उबंटू हो, विंडोज़ हो, विंडोज़ का कोई सा भी वर्जन हो, वो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और आपका सेकेंडरी जो कंप्यूटर है वो भी बन सकता है। तो वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर के अंदर यही होता है, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करता है आपके कंप्यूटर के अंदर, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर कंप्यूटर जैसे काम कर सकते हो वर्चुअल मशीन के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी आप उसको, उन फीचर्स को आप सिमुलेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो उनको बोला जाता है वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। फिर यहाँ पे आता है एप्लीकेशन एंड सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड एंड बिकम पोर्टेबल ओवर डिफरेंट हार्डवेयर। इससे क्या होता है, जो हमारी एप्लीकेशन है या फिर जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंट मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं हम, उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और वो बिकम पोर्टेबल ओवर डिफरेंट हार्डवेयर, और वो पोर्टेबल हो सकता है डिफरेंट हार्डवेयर्स पे एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको अभी VMware का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो हम मान के चलिए कि आपका विंडोज़ है 7 लेकिन आपको विंडोज़ 11 को यूज़ करना है, तो आप आराम से वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके पास अच्छा खासा रैम है, मेमोरी है, प्रोसेसर्स है, देन नो इश्यूज़, आप आराम से VMware को खोलिए, विंडोज़ 11 को जो ISO फाइल है उसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, एंड उसके बाद VMware के अंदर आप आराम से उसको चीज़ को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपका हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि विंडोज़ 11 को यूज़ कर पाए, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन आप उस चीज़ को यूज़ कर पाए, ठीक है। इट्स अ बेसिक एग्जाम्पल। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करना होता है, या फिर आपने RDP का नाम भी सुना होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो अलग चीज़ होती है, लेकिन हाँ वर्चुअल मशीन का मतलब वही है। फिर आता है आपका एज लॉन्ग एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन दे इंटरफेस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स द एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब तक जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वर्चुअल मशीन के साथ वो चलता रहेगा, जब तक जो हमारे एग्जीक्यूशन है
वर्चुअल मशीन के अंदर वो भी चलता रहेगा। मतलब कि एक बार जैसे कि आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो जब तक आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो आपका नेटवर्क सिम कार्ड पकड़ेगा, आप कॉल्स को यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने उस इंटरेक्शन को बंद कर दिया, तो सिम कार्ड निकाल दिया, तोड़ दिया, या फिर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपने एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया, तो आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, राइट। तो इसी तरीके से जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन को वर्चुअल मशीन पर रन कर रहे हो, जब तक आपके जो प्रोसेस है वो रन होते रहेंगे। जैसे ही वो इंटरेक्शन बंद हुआ वैसे ही आपका प्रोसेस बंद हो जाएगा। ओके, फिर आता है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में क्या होता है, दिस कैटेगरी आइडेंटिफाइज ऑल द सिस्टम्स दैट आर कंपोज बाय कंपोनेंट्स। इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज होती हैं सिस्टम्स के अंदर, वो कंपोज होती हैं कंपोनेंट्स की हेल्प से। कंपोनेंट्स मतलब जैसे मेमोरी हो गई या फिर हमारा प्रोसेसर हो गया, मोस्टली कनेक्टेड टुगेदर बाय मेथड कॉल्स। और इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेथड कॉल्स। मेथड कॉल्स मतलब कि जैसे हमारे प्रोग्रामिंग में कॉलिंग मेथड होता है, वैसे उसी तरीके से यहाँ पे भी मेथड कॉल्स होती है। द एक्टिविटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेन ऑफ मेथड कॉल्स हुज ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड कंपोजिशन आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूशन ऑफ वन और मोर ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चेन होती है, चेन मेथड होता है इसके अंदर। चेन मेथड के अंदर क्या होता है, ये चेन मेथड होता है कॉल्स का, कि ये ओवरऑल एग्जीक्यूशन चलता जो रहता है ना, उसको ये डिटेक्ट करता है, उसको ये चेक करता है कि ये क्या ये एग्जीक्यूशन अभी भी हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो कब कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, इसकी फाइल्स कहाँ गई, ये वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर होता है। और ये भी चेक करता है कि कितने एग्जीक्यूशंस चल रहे हैं, मतलब एक चल रहा है या दो चल रहे हैं या उससे ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है 5th नंबर का है हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। इनकी क्या होती है, खुद की लाइफ साइकिल होती है, विच इंटरेक्ट टू ईच अदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़। और ये इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपना ही खुद का एक ऑर्डर होता है, उसको ये फॉलो करते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं इसके अंदर कैटेगरीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले होती हैं इसके अंदर 2 कैटेगरीज़, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है और दूसरा इवेंट सिस्टम्स होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर लिवरेज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। लिवरेज मतलब कि लिवरेज का मतलब देखते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर कोऑर्डिनेट मैनेजमेंट। लिवरेज मतलब लोअर लेवल का, ठीक है, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, ठीक है, उनका जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा, आईपीसी होगा, वो फैसिलिटी जो होती है वो कोऑर्डिनेट करती है मैनेजमेंट को पूरे के पूरे आर्किटेक्चर के अंदर। इवेंट सिस्टम्स, इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर लूजली कपल्ड। कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर लूजली कपल्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं एक सिस्टम के, उन्हें जोड़ा जो गया है एक साथ, जो जोड़ा गया है उसको वो लूज़ है, लूजली कपल्ड एंड कनेक्टेड। उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन है, वो मतलब हल्का है, वीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है जब हमारी नई फैकल्टी आती है तो उसके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है या फिर बॉन्ड होता है वो बहुत लूज़ होता है ना, हम उससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं, या फिर हम उससे हर एक चीज़ हर एक डाउट जल्दी नहीं पूछ पाते हैं। तो वैसे ही जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं एक सिस्टम में वो लूजली कपल्ड होते हैं, फिर कनेक्टेड होते हैं। ईच कंपोनेंट आल्सो पब्लिशेस अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। जो हर एक कंपोनेंट होता है वो कुछ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स को पब्लिश करता है, दैट अदर कंपोनेंट्स कैन रजिस्टर विद, और जिसके साथ अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। मान के चलिए प्रोसेसर ने एक टास्क चालू किया एंड उसने क्या किया, जैसे ही वो टास्क चालू किया तो मेमोरी उसके अंदर अपना रजिस्टर कर देती है। मेमोरी भी कहती है चलो यार आप प्रोसेस रन कर रहे हो, चलो ऐसा करो मैं आपको मेमोरी दे देती हूँ या फिर मैं आपको जगह दे देता हूँ, आप आराम से जो अपनी चीज़ें उन्हें सेव कर लो या फिर रन कर लो, है ना। तो क्या होता है, एक कंपोनेंट के साथ दूसरा कंपोनेंट ने क्या किया, इंटरेक्ट किया, या फिर हम कहेंगे कि रजिस्टर किया। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है हमारा डायनेमिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। डायनेमिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, कैन बी एक्सेस्ड स्टैंडर्डाइज्ड आईटी रिसोर्सेज टू डिप्लॉय न्यू ऐप्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ये जो डायनेमिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, सबसे पहले देखते हैं एक्सेस कौन कर सकता है। तो ये कोई वैसे तो जो भी आईटी के जो स्टैंडर्डाइज्ड जो आईटी डेवलपर्स होते हैं या फिर डिप्लॉयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं मेनली। और ये क्या काम करने के लिए काम आता है, डिप्लॉय करते हैं न्यू एप्लीकेशंस को, जो भी न्यू एप्लीकेशंस होती हैं या फिर सर्विसेज होती हैं उनको ये डिप्लॉय करते हैं क्लाउड के ऊपर। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रैपिडली विदाउट री इंजीनियरिंग देयर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, थस मेकिंग इट डायनेमिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रैपिडली विदाउट री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, अब आपने वो एप्लीकेशन बनाया
तो आपने इंजीनियरिंग करी, उसको बनाने वाला इंजीनियर, ठीक है, तो आपने इंजीनियरिंग करके उसको चीज़ को बनाया। अब बनाने के बाद उसने आपने उसको चीज़ को डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद अब मान के चलिए आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, नहीं करोगे ना स्क्रैच से स्टार्ट। जो पुरानी चीज़ें उसके अंदर या आप री इंजीनियरिंग करोगे या फिर रीडेवलपमेंट करोगे। तो बस यही होता है डायनेमिक के अंदर, जो हमारी पहले से ही न्यू एप्लीकेशंस डिप्लॉयड हैं उसके अंदर आप री इंजीनियरिंग कर सकते हो और आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें डायनेमिक बन जाती हैं। क्योंकि आपको पता होगा जैसे हमारी वेबसाइट्स भी हैं, तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो आज के टाइम में डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक मतलब कि जैसे आपने फ्लिपकार्ट, हम वेबसाइट में फ्लिपकार्ट का या फिर अमेज़ॉन का वो लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग होती है, साथ ही साथ जो प्राइजेज़ होते हैं वो सेल में चेंज हो जाते हैं। जैसी सेल खत्म होती है वो फिर से चेंज हो जाते हैं, सेल स्टार्ट होती है फिर चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है तो चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये री इंजीनियरिंग हो रही है, ना कि हम दोबारा डिप्लॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वो वाली सर्विसेज हैं वो क्या है, डायनामिक है, कि उनको सिर्फ आप री इंजीनियरिंग की हेल्प से दोबारा से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आता है आर्किटेक्चर ऑफ DCI। DCI मतलब डायनेमिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर टोटल हमारे 7 हैं, 7 आर्किटेक्चर के हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफर बिजनेस ट्रांसपेरेंसी। ये हमें ऑफर करता है बिजनेस ट्रांसपेरेंसी को, और ऑटोमेशन अक्रॉस द पिलर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंसिस्टेंट डिलीवरी। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑटोमेशन होता है वो इसका एक पिलर है, मतलब इसको एक मजबूती देता है जो इसका ऑटोमेशन वाला पार्ट है, जिससे आप जो कंसिस्टेंसी है डिलीवरी के टाइम पर वो बना सकें। फिर आता है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल बिजनेस, कि इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है क्रिटिकल बिजनेस की वो बढ़ जाए, ठीक है, मतलब जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ जाएं। एंड IT एसेट्स ओवर देयर लाइफ साइकिल विद इंडस्ट्री, और जो उसकी IT एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ करती रहें या फिर अपनी लाइफ साइकिल के हिसाब से इंक्रीज़ करती रहें एज़ पर द टाइम। टेलर्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, और इसका एक एग्जांपल कह सकते हैं या फिर एक टाइप कह सकते हैं कि टेलर्ड एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस जो हैं उनको भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा वर्चुअलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके अंदर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब समझते हैं सबसे पहले। वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि आप उससे को खरीदना नहीं पड़ रहा, ठीक है, आपको मतलब बाय तो करना पड़ रहा है लेकिन आपको हार्डवेयर बाय नहीं करना पड़ रहा। वो सारी चीज़ें आपको ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, आपको कोई फिजिकली उसको नहीं खरीदना पड़ रहा, लेकिन हाँ ओवर द इंटरनेट आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, आप उसमें एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, आपको जिस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करना है उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो वर्चुअलाइजेशन का यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो गई। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ जाएगी एज़ पर द ओवर द इंटरनेट वी आर यूजिंग दैट। एंड फुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, और जितनी भी रिसोर्सेज हमें मिल रही हैं उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हेल्प बिजनेस अचीव इंफॉर्मेशन कंपाइलेंस। इसके मतलब क्या है कि हेल्प करता है बिजनेस को इंफॉर्मेशन कंपाइलेंस का मतलब कि पूर्ति करना, ठीक है, पूरा करना, जो भी बिज़नेस की नीड्स हैं उनको पूरा करना, या फिर इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा करना। अवेलेबिलिटी कि सबके पास अवेलेबल हो, या फिर जिस बंदे को चाहते हो आप उसके पास अवेलेबल हो। रिटेंशन कि जो मतलब जो लोग हैं वो विजिट करें। एंड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर का पार्ट है उसके अंदर कंप्लीट होती हैं। फिर आता है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, ऑफर्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर बिजनेस। ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी हम जानते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ होती हैं, या फिर जो हमें सोलार पावर जो होती हैं उन सब जो चीज़ों से प्रोवाइड होती हैं उन्हें हम ग्रीन पावर या फिर सस्टेनेबल एनर्जी कहते हैं। तो जो एनर्जी होती है वो भी एफिशिएंसी होती है, इसके अंदर हम कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड के अंदर, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ओवर द इंटरनेट ही है। अगर वो हैक हो जाता है या फिर उसके ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो ये बहुत इशू क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाती है। तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड करती है एंड टू एंड इंडस्ट्री कस्टमाइजेशन गवर्नेंस को। इसका मतलब क्या होता है, एंड टू एंड मतलब स्टार्टिंग टू एंड। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते ही होगे मेनली, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, एंड क्या होता है, मतलब कि एक तो होता है यूज़र एंड, ठीक है,
और एक होता है जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट एंड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब व्हाट्सएप का अगर हम एग्जांपल लें तो दोनों ही यूज़र हैं, यूज़र एंड। लेकिन यहाँ पे हम मैं लेट करता हूँ एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो एक सेंडर एंड हो गया, एक रिसीवर एंड हो गया। तो वो जो सेंडर से लेकर के रिसीवर तक का जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसके बीच में जो आपको सिक्योरिटी मिल रही है या फिर इंक्रिप्शन मिल रहा है, उसे हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन या फिर सिक्योरिटी कहते हैं। तो अब क्या होता है, क्लाउड डायनेमिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कहता है, एंड टू एंड इंटरेस्ट वो देता है, सिक्योरिटी देता है और इंडस्ट्री कस्टमाइज गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी आपको लेट कर लेते हैं OTP चाहिए, साथ ही साथ ईमेल पे भी ईमेल आना चाहिए, और उसके अलावा हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप है उस पर भी हमें कुछ करना है, और उसके अलावा हमें बैकअप कोड्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बता सकते हो, और वो चीज़ें आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी। रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई रिस्क आ जाता है तो वो भी इसके अंदर मैनेज हो जाएगा। कंपाइलेंस फॉर बिजनेस, इसके अंदर जो भी बिज़नेस की नीड्स हैं वो कम पूरी होती हैं। फिर आता है लास्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, मेंटेन्स कंटिन्यूस बिजनेस एंड IT ऑपरेशंस वाइल रैपिडली एडेप्टिंग। मतलब कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी रबर बैंड होती है, उसे हम खींचते हैं तो खींचते के छोड़ते हैं तो वापस से वो उसी शेप में हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेंटेन करती है कंटिन्यूस बिजनेस को। मतलब अगर नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, मतलब अगर मान के चलिए आज मेरी वेबसाइट पे डेली 100 लोग आते हैं और एक दिन मैंने कुछ अच्छा सा ब्लॉग डाल दिया एंड उस दिन 2000 लोग आ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि यार मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यार मेरे सर्विस प्रोवाइडर मेरा वो बढ़ा दे भाई, जो रीच है उसे बढ़ा दो, या फिर क्या कहते हैं उसको, कितना लोड मेरा सर्वर झेल सकता है उसको बढ़ा दो। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं, तो इसलिए इलास्टिसिटी जो होती है वो भी हमें मिल जाती है। तो अगर डेली 200 लोग आ रहे हैं तो 200 लोगों का मैं पे करूँगा, लेकिन अगर डेली अब एकदम से 2000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनका लोड है वो 2000 लोगों तक ऑटोमेटिकली रीच हो जाएगा एंड मुझे उस हिसाब से पे करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये मुझे इलास्टिसिटी देता है और ये मेंटेन करता है कंटिन्यूस बिजनेस को। ये नहीं होता कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारे रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, जैसे CBSE हो गई या फिर AKT हो गया, उसका जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो बहुत सारे बच्चे एकदम से वेबसाइट पे चले जाते हैं एंड वेबसाइट क्रैश हो जाती है। वो इलास्टिसिटी नहीं होती है, इस वजह से होती है। उनका एक लिमिटेड है कि इतने ही लोग एक दिन में या फिर एक घंटे में या फिर इतनी देर में विजिट करेंगे। लेकिन अगर इलास्टिसिटी होती है तो जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को देखते हो, तो जैसी सेल स्टार्ट होती है एकदम से लोग दौड़ाए चले जाते हैं, लेकिन वेबसाइट क्रैश नहीं होती है, तो वो इलास्टिसिटी की वजह से ही होती है। तो IT ऑपरेशंस वाइल रैपिडली अडेप्टिंग, और ये जो IT ऑपरेशंस हैं वो रैपिडली क्या हो रहे हैं, अडेप्ट हो रहे हैं एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इसके अंदर टोटल जो होती है हमारी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, कि जब आप जो सर्विस चाहो वो आपको सर्विस मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। फिर आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है या फिर जो भी आपकी सर्विस है वो रन कर सके, और वो रन करती भी है। फिर आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब स्केलेबल, कि मतलब कि कितना ज़्यादा हमारा सर्वर यूज़ हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है रिलायबल। रिलायबल मतलब इसको कोई भी आराम से यूज़ कर सकता है। डिज़ास्टर रिकवरी, कि अगर आप हमारा सर्वर एक क्रैश हो गया तो दूसरे सर्वर पे आराम से बैकअप पड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आता है अपडेट्स। तो अपडेट्स के अंदर मतलब कि अब मान के चलिए कि iOS 11 चल रहा है, एंड्रॉयड 11 चल रहा था, फिर इसके बाद एंड्रॉयड 12 आया, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्वर्स के अंदर भी कोई नया वर्जन आएगा देन वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी अब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे अच्छी खासी मिलनी चालू हो चुकी है, सिक्योरिटी पे भी एक स्पेशल कॉन्सर्न है। फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी इन क्लाउड। वैसे तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सो इसको भी हम कवर करते हैं। तो ये क्या होता है, द डिग्री टू विच अ सिस्टम इज़ एबल टू वर्कलोड चेंजेस इन ऑटोनॉमिक मैनर। इसका मतलब क्या होता है, जो डिग्री होती है कि कितनी डिग्री तक जो हमारा सिस्टम है वो वर्कलोड तक चेंज हो सकता है इन एन ऑटोनॉमिक मैनर। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटेड मैनर से, अपने आप कितना वर्कलोड वो झेल सकता है। मान के चलिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक सर्वर लगाया, मुझे उसकी कैपेसिटी नहीं पता,
ठीक है, मैंने एक सर्वर ख़रीद लिया, मुझे उसकी कैपेसिटी नहीं पता है कि एक दिन में या फिर एक घंटे में कितने लोग इस पर विज़िट कर सकते हैं। एंड सडनली क्या हुआ, मेरे उस पर 200 लोग आए। तो क्या हुआ कि 0 to 100 की इलास्टिसिटी मेरे को देखने को मिल गई कि हाँ यार मैक्सिमम 200 लोगों तक झेल लिया। देन आई हैव जस्ट पोस्टेड अ ब्लॉग ऑन इट। अब ब्लॉग शेयर कर दिया, तो ब्लॉग शेयर करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो रीच थी वो 200 से 1000 की चली गई। तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ यार जो रीच है ना मेरे सर्वर की, वो 200 से 1000 लोगों तक भी जा सकती है। अब क्या हुआ कि मैंने एक ब्लॉग और डाल दिया, तो अब लोग जो थे वो 1000 से कितने हो गए, 5000 हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही 3500 तक लोग गए थे, जब तक तो मेरा सर्वर ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 3501 हुआ मेरा सर्वर तुरंत क्रैश हो गया। तो इससे मुझे ये पता चल गया जो मेरा सर्वर है या फिर जो मेरा क्लाउड है उसका जो इलास्टिसिटी है वो कितना है। तो मतलब मुझे एक डिग्री पता चल गई कि मैं एक दिन में 3500 लोगों को ही अलाउ कर सकता हूँ अपने क्लाउड पर या फिर सर्वर पर। ठीक है, तो ये एक डिग्री है, एक नंबर है कि कितने मिनिमम और कितना मैक्सिमम हमारा जो सर्वर है या फिर जो क्लाउड है वो झेल सकता है। ठीक है, सो दैट अवेलेबल रिसोर्सेज मैच करंट डिमांड, जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो करंट डिमांड को पूरा कर सकें एज़ क्लोज एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। इसका एक एग्जांपल है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर भी क्या होता है कि जो हमारी एक कंप्यूटिंग होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल ग्रिड्स में। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके कैमरा में एक फ़ीचर होता है ग्रिड्स का, है ना, ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड के अंदर क्या होता है, इस टाइप के कुछ स्क्वायर्स आ जाते होंगे, है ना। तो हमारा भी ऐसे जो टास्क होते हैं या फिर जो क्लाउड होता है वो ऐसे ही कुछ टास्क को, जैसे यहाँ पे 100 लोगों को डाल दिया इस वाले में, इसमें 100 लोगों को डाल दिया, इसमें 100 लोगों को डाल दिया, तो इस तरीके से ग्रिड बना के लोगों को या फिर जो ट्रैफिक होता है उसको डिवाइड कर देता है। ओवर एंड अंडर प्रोविजनिंग, इसके अंदर दो टाइप की प्रोविजनिंग होती है, एक होती है ओवर प्रोविजनिंग और एक होती है अंडर प्रोविजनिंग। ओवर प्रोविजनिंग के अंदर क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि मैं सर्वर के ऊपर ना एक्स्ट्रा ही ले लेता हूँ, मान के चलिए मैं AWS पे गया और मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया एंड ब्लॉग पे मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि हाँ यार इस पे आराम से 10 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो आराम से आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं 10 भी। तो ये क्या हुआ, ओवर प्रोविजनिंग हो गया कि मैंने इसकी जो अपर लिमिट थी ना वो बहुत ज़्यादा ओवर ही कर दी। ठीक है, अंडर प्रोविजनिंग का मतलब क्या हुआ कि यार मेरे को ये लग रहा है कि यार मेरे जो ब्लॉग है ना उस पर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आ जाएंगे, 100 लोग आ जाएंगे, 100 लोग मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब क्या हुआ कि मैंने ब्लॉग पोस्ट किया एंड वो ब्लॉग जो था वो लोगों को पसंद आ गया एंड पसंद आने के बाद क्या हुआ, उसकी जो रीच थी वो 1500 तक चली गई, 1500 तक चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, अंडर प्रोविजनिंग किया, क्लाउड का अंडर प्रोविजनिंग किया, मैंने उसको कम समझ लिया। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोविजनिंग होती है। फिर आता है एडवांटेजेस और एक आता है डिसएडवांटेजेस का। एडवांटेज देखिए तो कॉस्ट एफिशिएंट है, बैकअप एंड रिकवरी हमें प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट होता है, कंटिन्यूस अवेलेबल होता है और स्केलेबल होता है, परफॉर्मेंस होता है। ये चीज़ें हम बार बार क्लाउड के अंदर तो डिस्कस कर ही चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट मतलब एक्सप्लेन करना बार बार इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस की बारी। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला कंसर्न हमें पता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो ग्रिड कंप्यूटिंग हम पढ़ भी चुके हैं ये रही। सो यहाँ पे जो हमारी मेन डिसएडवांटेजेस है उसके अंदर हम यार सिक्योरिटी भी था। तो हमारे जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के, और उसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स जो एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर सबसे पहले जो मतलब जो एक कॉन्सर्न था वो सिक्योरिटी था 3rd नंबर पे। फिर आता है लिमिटेड कंट्रोल, इसके ऊपर जो हमारा कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। इंक्रीज़ वल्नरेबिलिटी, जो इसके अंदर हमारी जो मतलब ये सिक्योरिटी का ही पार्ट हो गया, जो हमारी वल्नरेबिलिटी होती है, जो हैक होने का रीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चलिए हमारा सर्वर 3000 पे, अगर आपने सुना ही होगा कि एक अटैक होता है जिसके ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैकेट्स जो होते हैं वो सर्वर्स के ऊपर डाल दिए जाते हैं, जिससे हमारा जो सर्वर होता है वो जब तक क्रैश नहीं हो जाता जब तक उस पर पैकेट्स जाते रहते हैं और वो फेक जो होता है वो सेशंस को क्रिएट करता है। तो इससे हमारी वल्नरेबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। डिपेंडेंसी एंड लॉक इन, डिपेंडेंसी मतलब कि इस पर हम डिपेंड भी हो सकते हैं और इसके अंदर हम जो हमारा डेटा है वो लॉक इन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेंडर्स वी आर यूजिंग। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2, और ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था या फिर मैं कह सकता हूँ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था यूनिट नंबर 1 पार्ट 2 क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन इसका नाम है।
तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।